हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि दूसरा पार्ट है उसका वर्क पावर एंड एनर्जी का पहला पार्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कुछ जो टॉपिक रिमेनिंग थे उनको देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीडीयू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जामिनेशन है जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारा रह गया था प्रीवियस लेक्चर में। देखिए, इसमें हमारा मोमेंटम था, इम्पल्स था, पावर, कोलिजन, नंबर ऑफ यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इसके अलावा भी एक टॉपिक था इफिशियंसी के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स रिमेनिंग थे, इनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इफिशियंसी, यानी कि दक्षता, क्षमता किसी के। ठीक है, तो इसको अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी निकाय है तो उसके आउटपुट और उसके इनपुट के अनुपात को ही हम दक्षता कहते हैं। यानी कि वो आउटपुट कितना दे रहा है, इनपुट उसको हम कितना दे रहे हैं, और वो हमें आउटपुट के रूप में कितना दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी अन्य अन्य चीज़ें हैं कार्य में, तो उसी को हम परसेंटेज में निकालते हैं और हम इसी को कहते हैं दक्षता या एफिशिएंसी, उस चीज़ की, पार्टिकुलर मशीन हो या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो। तो दक्षता जैसे है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 करेंगे तो हमें दक्षता मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में मतलब मशीन का कुछ दक्षता पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे ये इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संवेग, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताती है। ठीक है, किसी भी गति की मात्रा को बताती है। और हम देख लेते हैं जैसे, और संवेग जो है ये द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि P=mv। हम इसे मोमेंटम को, संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P=m×v, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग जो है उसका मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं, इसका कुछ पॉइंट और है। जैसे संवेग जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं बेसिकली संवेग क्या होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि संवेग को कम कर सके और चोट कम लगे। ठीक है, या चोट ना लगे या चोट कम लगे। तो कोई व्यक्ति जब कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, तो वो कैसे वर्क करता है, संवेग कैसे कम करता है, इसको हम देखते हैं। जैसे केस 1 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज कोई बाल है जिसकी द्रव्यमान जो है 1 kg है, और जो बाल किसी व्यक्ति की तरफ आ रहा है कैच पकड़ने के लिए, उसका जो बाल का वेग है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारा संवेग क्या होगा, P=mv, यानी कि 1 द्रव्यमान है, 1 × 40 यानी कि 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये उसका संवेग हो गया पहले कंडीशन में, अगर उसने हाथ को पीछे नहीं खींचा उस स्थिति में। ठीक है, अभी केस सेकेंड हम देखते हैं। केस सेकेंड में क्या है, बाल का द्रव्यमान तो हम चेंज नहीं कर सकते, वही है। बाल का वेग जो आ रहा है वो भी नहीं चेंज कर सकते, सेम है, 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रही है उसकी वेलोसिटी, तो वही रहेगी। अब व्यक्ति द्वारा हाथ खींचने का वेग, यानी कि जो उसे कैच ले रहा है जो व्यक्ति, वो अपने हाथ को किस वेलोसिटी से खींच रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में जो हमारा P2 क्या होगा, यानी कि इस कंडीशन में संवेग क्या होगा, 1 × 40 - 25, यानी कि उसके वेग को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, 40 से स्पीड से आ रहा है, अपने हाथ को 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे की तरफ खींचा, तो क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा संवेग आ गया कितना, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इस कंडीशन में 40 आया है, यानी कि उसने संवेग को कम किया। अब इस कंडीशन में उसे चोट कम लगेगा और कैच आसानी से पकड़ लेगा पहले के रेस्पेक्ट में। तो संवेग का ये यूज है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक देखते हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। ठीक है, संवेग और गतिज ऊर्जा में। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी Ke=12 mv²। अब इसमें हम क्या कर देंगे, हर और अंश में m से गुणा कर देंगे, यानी कि द्रव्यमान से अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, देखो अब यहाँ से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ Ke=12 mv²/m। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जैसे जानते हैं P=mv होता है, P=mv होता है। तो देखिए यहाँ पे जो m²v² है, इसके स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा p²। ठीक है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यही p² हो जाएगा। तो यहाँ पे p² लिख दिए, अपान यहाँ पे 2m आ गया। यानी कि जो हमारा रिलेशन आ गया है, जो हमारा रिलेशन मिला है गतिज ऊर्जा और संवेग में, संवेग का स्क्वायर बटे 2m होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्पल्स यानी कि आवेग। देखो बेसिकली आवेग जो होता है बल और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर हम आवेग को डिफाइन करना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको डिफाइन किया है कि आवेग बेसिकली होता क्या है। आवेग मतलब कम समय में अधिक बल लगे, किसी वस्तु पे कम समय में बहुत अधिक फोर्स लग जाए, इसी को हम आवेग कह देते हैं। ठीक है, यानी कि आवेग जो होता है हमारा बल इंटू समय का गुणनफल होता है। इसको I=ft से लिखते हैं, f4 से t समय है, I जो है आवेग है, इम्पल्स। आवेग का SI मात्रक अगर हम देखें तो न्यूटन सेकेंड होगा, क्योंकि बल का न्यूटन होगा और समय का सेकेंड। आवेग एक सदिश राशि है, कैच पकड़ते समय चोट लगना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि कैच पकड़ते समय चोट लगना, यानी कोई व्यक्ति अगर कैच पकड़ रहा है, वो अपने हाथ को पीछे नहीं खींच रहा तो उसको चोट लग जाती है, तो एक प्रकार का आवेग का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉल किसी के हाथ में आता है तो बहुत ही स्पीड से आता है, यानी कि कम समय में अधिक फोर्स लग जाता है, तो चोट उसे लग जाता है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो समय कम रहता है लेकिन फोर्स तेज ज़्यादा अधिक रहता है, तो उस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं आवेग। आवेग से उसको चोट अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जब चोट लगने का जिक्र हो, अगर बोले कि कैच पकड़ते समय किसी व्यक्ति को चोट लग गया, तो ये एग्जाम्पल होगा आवेग का। और अगर कहे कि कैच पकड़ते समय जो व्यक्ति है अपने हाथ को पीछे खींच लेता है ताकि इसको चोट कम लगे, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा संवेग का। यानी कि संवेग और आवेग एक दूसरे से उनका रिलेशन है एक। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम आगे देखते हैं। देखिए आवेग एंड संवेग में प्रमेय। ठीक है, यानी कि थ्योरम बिटवीन आवेग एंड संवेग। तो किसी बल का आवेग और उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। ठीक है, कोई फोर्स है, उसके कारण जो संवेग उत्पन्न हो रहा है और जो आवेग है उसमें क्या संबंध है, आवेग इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। तो देख लेते हैं कैसे ये आया है, आवेग इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। I=ft होता है, हम f को ma लिख सकते हैं, तो m × a × t हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम जो a है उसको वेग परिवर्तन की दर, जो हमारा त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर होता है, तो वेलोसिटी v - u / t a के स्थान पे लिख सकते हैं। यानी कि आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है, a होता है v - u / t, ये होता है। तो ये जो है आपको मिल गया यहाँ पे, ऐसा आप रख दिए। इसके बाद t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा m ब्रैकेट में v - u बचेगा, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, mv - mu बचेगा। तो mv हमारा क्या होता है, संवेग होता है, यानी कि मोमेंटम होता है, तो हम उसको p2 - p1 लिख दिए, यानी कि इसे हम कह दिए संवेग में परिवर्तन। यानी कि यहाँ से हमारा हैंस प्रूफ दैट हुआ, सिद्ध हुआ कि जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर है। अब देखिए क्या अब कुछ इससे अच्छे अच्छे पॉइंट निकलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको आवेग कम करना है तो डायरेक्टली आप आवेग कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोज कोई ये बॉल है जिसका कुछ द्रव्यमान है, मान लेते हैं 1 kg द्रव्यमान है इसका। ठीक है, और ये कुछ वेलोसिटी से गतिमान है, मान लेते हैं कि
5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से गतिमान है। तो हमारा जो आवेग होगा, आवेग में हम कोई बॉल है उसके द्रव्यमान को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उसको चेंज तो कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम उसके वेलोसिटी को कम कर सकते हैं। जब हाथ में बॉल आएगी उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे तो हमारा संवेग कम हो जाएगा। जब संवेग कम होगा तो आवेग कम होगा, क्योंकि इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि इसमें अगर संवेग को हम कम करते हैं तो आवेग हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति कैच पकड़ता है बॉल को, तो हम उस वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल में केस 1 और केस 2 में समझाया हूँ कि उसमें वो वेलोसिटी को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे संवेग परिवर्तन में कमी हो जाती है। संवेग परिवर्तन में कमी होने के कारण आवेग में कमी हो जाती है, तो आवेग में कमी होने के कारण उसको चोट कम लगता है। तो बेसिकली अगर आपको शॉर्टकट में जानना है तो आवेग मतलब चोट लगना, ठीक है। कम समय में अधिक फोर्स लगना मीन्स चोट लग जाएगा आपको। तो उसको कम करने का एक तरीका है कि आप संवेग को कम कर लें। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपको आवेग और संवेग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे अगला टॉपिक है हमारा पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। और इस हिसाब से हमारा शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य इंटू कार्य डिवाइड बाई समय। पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो पी इक्वल टू डब्लू बाई टी, ठीक है। पी इक्वल टू डब्लू बाई टी, और डब्लू क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है अगला फार्मूला अगर ड्राइव करें तो कार्य को जैसे हम जूल में मेजर करते हैं, जूल उसकी यूनिट होती है, इसी हिसाब से हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, वो भी जूल होती है, ठीक है। तो हम कभी भी क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी, जो अगर हमें कार्य नहीं दिया गया होगा तो कोई गतिज या स्थिति ऊर्जा दी गई होगी जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी में की यूनिट जूल होती है, तो उसको हम सीधे कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो उसे हम डायरेक्टली कार्य मान लेंगे, ठीक है। अब जैसे W इजकल टू एफ एस होता है, ठीक है, W इजकल टू एफ एस होता है, तो इसको अगर हम W इजकल टू एफ एस को रखें फार्मूले में और इसको ड्राइव करें तो कि चाल बटे समय होता है V, ठीक है। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा F इजकल टू P इजकल टू एफ वी कास थीटा। ये भी फार्मूला यूज होता है कभी कभी न्यूमेरिकल में, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। P इजकल टू mgh/t, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है कि किसी वस्तु को ऊपर उठा के रखने में किया गया कार्य, मतलब वस्तु को ऊपर उठा के रखा गया है इस ऊंचाई पे, गुरुत्वाकर्षण का मान दे दिया, उसका द्रव्यमान दे दिया, तो पूछा कि शक्ति कितना होगा उसका, ठीक है, टाइम दे दिया, तो mgh/t से आप निकालेंगे। तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो न्यूमेरिकल में आपको यूज मिलेंगे इनके, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शक्ति का एसआई मात्रा अगर पूछा जाए तो जूल पर सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। शक्ति का औद्योगिक या व्यवहारिक इकाई की जब बात करें, मात्रा की बात करें तो एचपी होता है, यानी कि हार्स पावर यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। और शक्ति भी एक सदिश राशि है। जैसे हम देखते हैं जनरेटर या मोटर, कोई हम दुकान पे परचेज करने जाते हैं मोटर, तो उसको एचपी में लेते हैं, 1 एचपी का पंप, 2 एचपी का पंप, 3 एचपी का पंप। तो इनकी जो शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एचपी में करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया शक्ति। अब आगे हम बढ़ते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है, ये गति का तृतीय रूप है, ठीक है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का है, न्यूटन के गति का तृतीय रूप है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी हिसाब से संवेग संरक्षण का सिद्धांत उसी पे आधारित है। इसको सारे एग्जाम्पल को अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जैसे क्या है ये, पिंडों के किसी बंद निकाय या सिस्टम पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। इसको हम फार्मूले के वजह से एक एग्जाम्पल है, आपको सीख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल है, एक कोई पिंड है जो m1 द्रव्यमान का है और u1 वेलोसिटी से गतिमान है। दूसरा पिंड है जो m2 द्रव्यमान का है और u2 वेग से गतिमान है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। इनका टक्कर यहाँ पे दिखाया गया है।
ये टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मान लो वेट इनका जो द्रव्यमान है तो वही रहेगा, वेलोसिटी समझ लो v1 हो गया, इसका v2 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि इनका टक्कर होने से पहले जो इनकी संवेग है उनका योगफल टक्कर होने के बाद जो संवेग है उनका योगफल आपस में बराबर होगा, यानी कि संरक्षित होगा। तो सबसे इनका इस कंडीशन में यहाँ पे इनका संवेग क्या है, देखिए m1u1 प्लस m2u2 ऐड कर दिया। अब टक्कर होने के बाद यहाँ पे जो संवेग आया वो क्या है, m1v1 प्लस m2v2। तो ये दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे। यही हमारा क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से गन और बुलेट से आता है कि बुलेट का वेट इतना है, इतनी वेलोसिटी से मतलब उसको फायर किया जाता है, तो जो हमारा बंदूक है किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा अगर इसका द्रव्यमान इतना हो। ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसमें सब में संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही कार्य करता है। जैसे गन है और दूसरी तरफ बुलेट है, तो इनका हम मान लेते हैं गन का जो द्रव्यमान था m1 और जो पीछे वेलोसिटी से पीछे मूव होता है वो है un, ठीक है, u1 है। तो m1 u1 होगा वेलोसिटी इसका संवेग, और जो गोली है उसका m2 u2। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसमें तीन चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी और चौथी चीज़ ही पूछ ली जाएगी। तो कोई भी चीज़ मिसिंग है जो नहीं दिया रहेगा वो आप यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसी भी केस में ऐसा बनेगा तो यही कंडीशन वो सब जगह भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोलिजन। जो टक्कर होता है तीन टाइप का होता है, ठीक है। जो हमारा टक्कर होता है, जो दो वस्तुएं होते हैं उनका टक्कर होता है तीन टाइप का होता है। तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं जो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता रहे। जैसे पहला है प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ, तीसरा पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसके बारे में हम देखते हैं छोटे छोटे पॉइंट क्या बन रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यास्थ टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। अगर कोई एक वस्तु जा रही किसी पिंड से या फिर कोई दीवार है उससे डायरेक्टली टक्कर करता है, तो जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से अगर वो वापस लौट रहा है, जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से अगर वापस लौटेगा, तो उस कंडीशन में के संरक्षित रहेगा। के संरक्षित रहेगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा, हाफ mv² होता है। तो जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आ गया तो के संरक्षित रहेगा, ठीक है। अप्रत्यास्थ टक्कर के कंडीशन में देख लें, जिस वेग से टकराएगा उससे कम वेग से लौटेगा, यानी कि मान लो v वेलोसिटी से गया तो v1 वेलोसिटी से वापस आ रहा है, यानी कि उस कंडीशन में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है। हाफ mv² में v = वेलोसिटी होता है, जो चेंज हो गया तो हमारा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु से चिपक कर अपने वेग से आगे बढ़ेगी। अगर किसी वेलोसिटी से कोई वस्तु जा रही है, वो दूसरे वस्तु से टकरा कर उससे चिपक करके अपने वेलोसिटी से उसको आगे लेकर के जा रही है, तो वो कंडीशन हमारा बनता है पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। इस कंडीशन में वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी हमारा संरक्षित नहीं होता है। और आपको ये बता दिया हूँ कि जो टक्कर है उसके पश्चात और पूर्व हमेशा जो है संवेग जो संरक्षित रहता है, वो रूल अपन ऊपर देख चुके हैं। तो तीनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। अब हम प्रत्यास्थ गुणांक की बात देख लेते हैं, जिसे ई से प्रेजेंट करते हैं। देखिए पहले कंडीशन में चूंकि एक ही वेग का वेलोसिटी है, ये दो कंडीशन, दो वस्तुओं के टक्कर दोनों वेलोसिटी में है, उस कंडीशन में फार्मूला दिया हुआ है E = v2 - v1 अपन u1 - u2। मान लो कोई एक वस्तु है उसका u1 और लास्ट वेग v2 है, और दूसरी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u1 और अंतिम वेग v2 है, तो उस कंडीशन में ये प्रत्यास्थ गुणांक का मान दिया है। लेकिन अगर एक ही वस्तु मूव कर रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी एक ही होगी। तो देखिए प्रत्यास्थ गुणांक इसमें E = 1 होगा, क्योंकि इसकी जो है पहले वाली जो वेलोसिटी होगी अंतिम वाली दोनों बराबर होगी। तो इस कंडीशन इस फार्मूले में रखेंगे तो E = 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा तो है नहीं, वेलोसिटी दूसरा है नहीं, यहाँ पे v2 और u1 एक दूसरे से बराबर होंगे, तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रत्यास्थ गुणांक इसमें E > 1 होता है,
और इसमें प्रत्यास्थ गुणांक E = 0 होता है। तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट जो बनते हैं मैंने उन्हें कवर किया है। अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो इस पॉइंट के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम जो घर में हमारा जो बिजली का बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चार्ज रहता है, तो उसको हम किलोवाट घंटा में जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसे सामान्य भाषा में हम 1 यूनिट कह देते हैं कि हमारे घर का जो बिजली का बिल आया है वो 10 यूनिट आया है, 1500 यूनिट, 150 यूनिट आया है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, यानी कि जो एनर्जी है हमारा किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अब यूनिटों की संख्या, अगर आपके घर में बल्ब लगे हैं, फ़ैन लगा है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीज़ें लगा हैं, तो अगर आपको निकालना है कि हमारा मंथली कंजप्शन कितना होगा, कितना यूनिट आएगा बिल हमारा, तो निकालने का फार्मूला क्या है? आपको सारे चीज़ को किलोवाट घंटा में निकाल लेना है। जो यूनिट हो, ध्यान रखना हमेशा किलोवाट घंटा हो। अगर किलोवाट घंटा होगा तो वही हमारा सीधे सीधे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कितने उपकरण लगे, तो उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति कितनी है, वाट में होनी चाहिए, ध्यान रखना। और घंटा और दिन, कितने घंटे चलते हैं पर डे और कितने दिन तक चल रहे हैं, और उनको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिटों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ वाट है और हमें किलोवाट में कन्वर्ट है, इसीलिए कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम 1000 से भाग दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एच हमें मिल रहा है, यहाँ पे वाट मिल रहा है, तो वाट घंटा में हमारा आंसर आएगा, जो कि यूनिट में नहीं होगा। 1000 से हम भाग दे देंगे तो किलोवाट घंटा में आ जाएगा, और इसी किलोवाट घंटा को हम क्या कह देते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय अगर आपको फार्मूला ना भी याद है तो आप सिंपली जो कैलकुलेशन करें उसकी वैल्यू जो निकल के आए वो किलोवाट घंटा में आए, तो वही सेम वैल्यू आपकी यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आप छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखें ड्यूरिंग न्यूमेरिकल। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसी हिसाब से चैप्टर नंबर 7 जो है फिजिक्स का कंप्लीट हो जाता है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके देखिए, कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, तो आपका चैप्टर कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 में हम मिलेंगे। तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए, स्टडी करिए, रिवीजन करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।